ठीक है। तो मैं बेसिकली तो मैं रिवीजन एंगल से बोल रहा हूँ, तो बहुत सारा डेटा आएगा एकदम से, ठीक है। तो और इसको आप नोट भी करना, पर अगर अभी साथ साथ नोट करने में दिक्कत आ रही हो तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड में, ठीक है। देखो कंसाइनमेंट के अंदर क्या हो रहा था बच्चे, एक तो था कंसाइनर और दूसरा था कंसाइनी। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कंसाइनमेंट का एक रूल था कि जब भी आपके एक्सपेंस होंगे तो आप किसको डेबिट कर दोगे, कंसाइनमेंट को डेबिट कर दोगे। और जब भी कोई भी इनकम होगी तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है बच्चे। और कंसाइनर, अच्छा कंसाइनमेंट होता क्या था, बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसाइनर को बोला जाता था प्रिंसिपल और कंसाइनी को क्या बोला जाता था, एजेंट। कि भाई ये गुड्स भेजेगा। इनमें से ओनर कौन है गुड्स का, कंसाइनर। अब अगर मैं आपको बात करूं कि हमने क्या बातें करी थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने ना जर्नल एंट्री सीखी थी कि गुड्स भेजेगा तो क्या एंट्री होती थी। देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ लेजर बनाने सीखे थे, याद है कुछ लेजर्स, कौन कौन से थे, कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर कहने से कंसाइनी का भी अकाउंट बनता था बच्चे, कंसाइनी का अकाउंट बनता था। फिर अगर मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट भी बन रहा था। और अगर मैं बोलूं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, ये भी एक लेजर था, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बहुत अच्छी बात है जी, ये सारी बातें हमने देखी थी। और अगर मैं छोटी छोटी बातें यहीं पे लिख दूं, कंसाइनमेंट से मैं क्या निकालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट का नेचर क्या होता है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट। कंसाइनी लेन देन का अकाउंट है कि उससे कितने पैसे लेने हैं कितने देने हैं। सो इसका नेचर क्या होता है बच्चे, पर्सनल अकाउंट, जिससे भी आपको पैसे लेने देने होते हैं, ठीक है, डेटर्स क्रेडिटर्स, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब एसेट है, कितने का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एंड गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये क्या होता है, आप कह सकते हो अल्टीमेटली इसके बैलेंस को अगर आपको याद आ रहा है तो मैं ट्रेडिंग में भेज देता था, तो ले दे के आप ये कह सकते हो ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है साहब। मुद्दे की बात ये है, सर एजेंट क्या करेगा। आप मुझे बताओ क्या एजेंट इंटरेस्टेड है प्रॉफिट लॉस जानने में, नहीं। उसको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होती थी, और कमीशन भी तीन तरीके की होती थी, वो डेल क्रेडर, ऑर्डिनरी, ओवरराइडिंग कमीशन। तो भी सारी बातें लिखेंगे, पर हम कंसाइनी के एंगल से जर्नल एंट्री डालेंगे और एक अकाउंट बनेगा सिर्फ, दैट इज कंसाइनर, ठीक है बच्चे। अब मैं आपके साथ एक एक करके फॉर्मेट बनाता हूं और इसी तरीके से बताता जाऊंगा क्योंकि बेस तो आपके पास है। तो सबसे पहले अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊं, तो अल्टीमेटली मैं कंसाइनमेंट अकाउंट से निकालूंगा क्या बताओगे, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूं जब आप गुड्स भेजते थे तो आप क्या एंट्री डालते, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जीएसओसी लिख रहा हूं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेट सपोज 5,000 यूनिट्स भेजी हैं, और कितने रुपए की भेजी है बच्चे, 100 रुपए की। सर जी ये 100 के इनवॉइस प्राइस नहीं बेटे, पहला क्वेश्चन है, अभी पहली बात चल रही है, कॉस्ट लेके चल रहा हूँ। 100 रुपए की कोई चीज है, भेज दी, एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए बच्चे, 5 लाख। अब आपको याद होगा कि ऐसे तो गुड्स पहुंच नहीं जाएंगे दिल्ली से यूपी या कहीं भी, ट्रक का खर्चा लगेगा, कौन उठाएगा वो खर्चे को, कंसाइनर। तो कंसाइनर ट्रक वाले को सामान डालने का भी पैसा देगा, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट का भी देगा, पेट्रोल का, इंश्योरेंस का भी देगा, याद है ऐसे कई खर्चे होते थे, कौन देगा वो, कंसाइनर। तो एंट्री क्या डालेगा वो, कंसाइनमेंट टू बैंक। और इसके अंदर मैं नाम लिख रहा हूं, आप कह सकते हैं लोडिंग अनलोडिंग, मान लीजिए 10,000, पैकिंग चार्जेस
मेरा कुछ पर्पस है बच्चे चीजें लिखने का, जब एंड तक पहुंचेगा ना मैं यहीं पे एनालिसिस पूरे चैप्टर का ही करवा दूंगा, कोशिश यही है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5,000। और आखिरी में मान लीजिए कि सर सामान रास्ते में डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तुमने इंश्योरेंस भी कराई थी। टोटल कितने का खर्चा हो गया बच्चे? 25,000 रुपए का। ठीक है। अभी भी अब मैं बोल रहा हूँ सामान चढ़ गया, सामान जा रहा है, लेकिन सर जी स्टेट दूसरी थी, ट्रक बदलना पड़ा, कंसाइनी की स्टेट में गुड्स पहुंच गए। मैंने बोला भाई अब कैसे पहुंचाए? कह रहे एक काम करता हूँ, आगे का खर्चा जो गोडाउन तक पहुंचने का मैं कर दूंगा, मैं मतलब कंसाइनी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन आप मुझे बताओ क्या एक्चुअल में वो खर्चा है किसका? पे कौन करे उससे क्या मैटर करता है? खर्चा तो कंसाइनर का है। तो हम क्या एंट्री डालते थे? कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। ठीक है। तो कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। एंड आप ये कह सकते हैं अरे सर लोडिंग का खर्चा 5,000 का, ओहो। फिर उसने बोला अरे साहब जी गोडाउन का रेंट भी तो होगा। उसने कहा सर आपका ये जो सामान है गोडाउन में रहेगा उसका पैसा। मैंने कहा भाई तू अभी पे कर दे मैं दे दूंगा, तो मैंने उसे क्रेडिटर बना दिया। गोडाउन रेंट कितना है बच्चे? 10,000। और फिर उसने बोला अरे सर गोडाउन में गुड्स को कुछ हो गया तो मैंने कहा ले भाई तो इंश्योरेंस भी करा ले। टोटल खर्चा कितना हो गया? 20,000 का। एंट्री होगी कंसाइनमेंट टू कंसाइन। अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, ये बाइफरकेशन इसलिए कर रहा हूँ, स्टॉक में यूज कर दूंगा बात को। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए गुड्स पहुंच चुके हैं, इसके रास्ते में मैंने आपसे कभी कोई एंट्री और बात नहीं करी थी। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब उसके पास गुड्स आ गए, अब वो उसको बेचेगा। वो कैसे बेच सकता है? कैश में बेच सकता है और उधारी में भी बेच सकता है। मैं आपको कह रहा हूं वो जैसे मर्जी बेचे, पर सेल की एंट्री तो बताइए एक बार। वो पैसा किसके पास रहने वाला है? कंसाइनी के पास। उधारी पे होगा तो वो भी हिसाब कंसाइनी के पास ही होगा। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उसने गुड्स बेच दिए, कितने यूनिट्स थे बच्चे टोटल? 5,000, और उसने 4,000 बेचे हैं। तो उसने 4,000 बेचे किस अमाउंट के वो छोड़िए आप एक बार के लिए, एंट्री बताओ मेरे को, एंट्री अगर याद आ रही है तो। कंसाइनमेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। फर्स्ट थिंग तो कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा? कंसाइनी, क्योंकि मैं उसे डेटर बना दूंगा भाई पैसे तुम्हारे पास पड़े। ठीक है। तो बेसिकली बाय consignee, and let's suppose 4,000 units are sold and multiplied by 150। इसका मतलब सर जी 6 लाख रुपए की सेल। बातों ही बातों में मैंने आपको ये सेल प्राइस बता दिया, बातों ही बातों में आपको एक कॉस्ट पता है। कहिए साहब जी क्लियर है? मैं यहाँ पे अभी अब नॉर्मल वेस्टेज की इमीडिएट बात नहीं कर रहा, क्योंकि जैसा चलेगा फ्लो वैसा चलाऊंगा अभी। ठीक है। हालांकि इसी क्वेश्चन में घुसाने की ट्राई कर लूंगा, लेकिन अभी तो नहीं डाल रहा इसको। अब आप मुझे बताइए, साल खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या कंसाइनी कमीशन मांगेगा? अब अगर मैं नीचे आपको कमीशन की बात है क्योंकि साथ साथ चल रही है, स्पेस छोड़ के थोड़ा सा, आपको याद है बच्चे कमीशन 3 तरीके की होती थी। एक पहली कौन सी होती थी? ऑर्डिनरी कमीशन। फिर उसके बाद डेल क्रेडर। एग्जैक्टली। एंड द थर्ड वन इज ओवर राइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन जो होती है वो किसके ऊपर निकाली जाती है बच्चे? इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। एंड सिमिलरली ये जो डेल क्रेडिटर कमीशन है ये भी किस पे निकाली जाती है? टोटल सेल्स पर। ठीक है। लेकिन ओवर राइडिंग कमीशन टोटल सेल्स पर नहीं निकाली जाती थी। चलो बस सिर्फ कारण लिखवाना है मैंने अभी। डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता था? दिस कमीशन इज गिवन एग्जैक्टली टू ट्रांसफर द लॉस, या फिर ट्रांसफर द रिस्क बोलना चाहिए, ऑफ बैड डेट्स। और आप किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ये कंसाइनी। कि भाई मैं तेरे को एक कमीशन और दूंगा, ठीक है, लेकिन अब बैड डेट की बात मेरे से मत करिए। समझ रहे हो? तो हमने ये बात करी थी। ओवर राइटिंग भी देखेंगे भी राइट टाइम जब आएगा। तो इस केस में तो सिंपल रख रहा हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये बंदे की कमीशन जो है ना वो 10% है, तो कह सकता हूँ ऑर्डिनरी कमीशन है। कितने की कमीशन निकलेगी? 60,000।
6 लाख का 10%, 60,000। एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट टू, पैसे नहीं दूंगा, ऑलरेडी पैसे लेके बैठा होगा वो सेल का। टू कंसाइनी, हमेशा मैं क्रेडिटर बनाता था उसको। कंसाइनमेंट डेबिट, और मैं ऐसे पैसे नहीं दूंगा उसे, उस पे पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है, इतना सारा डेटर बना रखा है जो। ठीक है, तो टू कंसाइनी, तो आप कह सकते हैं टू कंसाइनी यू कैन से 6 lakhs का 10%, दैट इज 60,000। क्लियर है बच्चे? बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में डाल ही दूंगा अभी। मेरा आपसे क्वेश्चन, आपसे एक सवाल है, क्या डेल क्रेडिटर कमीशन इन दिस क्वेश्चन गिवन और नॉट गिवन? नॉट गिवन। मैम उनको मैं क्या बोलूंगा? आप दुष्यंत से बात करा दो। अभी तो क्लास हूँ मैम, अभी तो क्लास हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन आप मुझे बताइए, क्या मैंने इस क्वेश्चन में पे करी है? नहीं करी। ठीक है, एंड इफ आई से दैट देयर इज अ बैड डेट रिस्क, तो मैं यही मतलब जैसे, और बैड डेट कह रहा हूं मैं 2,000 रुपए का। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं, यहीं पे आप चाहे लिख सकते हैं। आपको याद होगा, हमने यहाँ पे दो चीजें बनाई थी, डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन। और अगर गिवन है तो कंसाइनर क्या एंट्री डालेगा और कंसाइनी क्या एंट्री डालेगा। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन है तो कंसाइनर क्या डालेगा और कंसाइनर। समझ रहे हो? अब हमारा केस कहां पर है? क्या मैं कह सकता हूं डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन, और मैं किसकी बुक्स बना रहा हूं? कंसाइनर की। एंड आई एम सेइंग देयर इज बैड डेट ऑफ 2,000। अब आप मुझे बताइए मैं क्या जर्नल एंट्री डालूं? क्या ये लॉस कंसाइनी का है या ये कंसाइनर का है? और अगर कंसाइनर का लॉस है तो वो तो भैया कंसाइनमेंट को ही डेबिट करेगा ना, क्योंकि नुकसान मेरा है तो मेरे को रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या करूं बच्चे? टू कंसाइनी, क्योंकि मैंने उसे डेटर ज्यादा से बना रखा था। ठीक है ना? टू कंसाइनी 2,000, विच मीन्स आपका इधर क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। वाई? बिकॉज देर आर बैड डेट्स 2,000। और अगर डेल क्रेडिटर दिया होता तो कोई एंट्री, एग्जैक्टली कंसाइनी का होता। ठीक है, बट एक बार आप पूरी बात ही कर लेते हैं, अभी तो नहीं गिवन था, सपोज करो गिवन होता, तो कंसाइनर क्या कहता, नुकसान बुक करता? कुछ भी नहीं करता भैया वो। ठीक है जी। और अगर आपका दिमाग चल रहा है तो कंसाइनी पे भी आ जाओ एक बार। अभी के केस में क्या है, मैंने नहीं दिया, मेरा नुकसान, पर कंसाइनी क्या एंट्री डालेगा इफ देयर इज बैड डेट ऑफ 2,000? क्या कंसाइनी के पास डेटर का लेजर नहीं होगा? या मैं कंसाइनी हूं, मैंने आप सबसे पैसे लेने हैं, तो मेरा पर्सनल लेवल पे मेरे पास आपके लेजर्स नहीं होंगे? तो बेसिकली मैं डेटर तो कम करूंगा ही करूंगा ना, जो पैसा डूब गया। एग्जैक्टली exactly, और मैं डेबिट कर दूंगा कंसाइनर। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जब सेल करी थी उसे क्रेडिटर बना दिया था, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, अब कहां से दूंगा? डूब गया पैसा तो डूब गया। ठीक है, समझ आनी चाहिए बच्चे। और यही बात अगर मैं यहां कर दूं, मैं कंसाइनी हूं, मुझे डेल क्रेडिटर मिली है, मेरे को डेल क्रेडिटर मिला है, मैं अब किस मुंह से कॉल करूंगा? कंसाइन कर ही नहीं सकता मैं कॉल। भाग्य कस्टमर तो भाग्य में नहीं बोल सकता उसे। तो अभी नुकसान किसका? कंसाइनी का। तो वो बैड डेट डेबिट करेगा और क्रेडिट क्या करेगा? डेटर। बस सिंपल सी बात है ना, डेटर तो क्रेडिट होना ही होना है कंसाइनी का। अगर वो मेरा नुकसान है तो बैड डेट कंसाइनी का, कंसाइनर का तो कंसाइनर का बैलेंस कम कर दूंगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली अभी मैंने आपके साथ बातों ही बातों में बैड डेट का सारा ट्रीटमेंट भी डिस्कस करा भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर जी। अब आप मुझे बताइए, आपके पास कितना स्टॉक रह गया है? थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देना, चलो आप मत छोड़ो भी, ऐसे हो सकता है इसी में ही कोई ग्रो कर पाए। आप मुझे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सबसे पहले आप समझिएगा,
आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए और कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। आप मुझे पहले यूनिट्स बताइए। 5,000 में से 4,000 तो बिक गए, और जो बच गए बच्चे वो यूनिट्स हैं 1,000। ठीक है। सो अगर मैं इधर लिखूं ऐसे, यूनिट्स कितने, 1,000। अब मुझे देखना है कि इन 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है। उसके लिए हमें फॉलो करना होता है AS2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 होता है जो बताता है। ये मेरे बताने से नहीं हो रहा, AS2 है कुछ। ठीक है। और आप हमेशा कैसे निकालोगे, एक होगा परचेज कॉस्ट, दूसरा कंपोनेंट होगा कंसाइनर ने अगर कुछ एक्सपेंस करे, और तीसरा कौन सा होगा बच्चे, कंसाइनर। लेकिन मैंने आपको एक बात याद कराई थी, कहां तक की कॉस्ट लेनी है, टिल द टाइम गुड्स रीच द गोडाउन। गोडाउन से पहले की कॉस्ट है सारी की सारी। ठीक है। अब आप मुझे परचेज कॉस्ट बताइए, यानी कि 1,000 यूनिट की परचेज कॉस्ट कितनी, 100 रुपया। समझ रहे हो, तो सबसे पहले तो 1 लाख है। बहुत अच्छी बात है सर। अब मुझे देखना है कंसाइनर ने कौन सा खर्चा करा जो कि मैं बोलूं कि इन 1,000 पे भी था। और हाँ ठीक है, तो मुझे बताओ, लोडिंग लूंगा मैं, लेंगे सर। पैकिंग लूंगा। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बिल्कुल लूंगा। क्यों, रास्ते में है भाई, गुड्स गोडाउन तक कहां पहुंचे अभी तक। तो बेसिकली आप समझो, मैं इसको प्रो राटा जैसा टाइप करूंगा, मतलब यूनिटरी मेथड। टोटल कॉस्ट कितनी थी, 25,000। 25,000 कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी बच्चे, 5,000। तो आप मुझे बताइए, 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट, तो 5 रुपए पर यूनिट आ रहा होगा, तो 5,000। समझ आया, क्लियर है ना। ठीक है, इन्वेंट्री पे बार बार क्वेश्चन आएंगे प्लीज, ठीक है, इन्वेंट्री को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इज, अच्छा अभी खत्म नहीं हो, अब कंसाइनी के खर्चे की बात हो रही है। क्या मैं लोडिंग लूंगा, बिल्कुल लूंगा। गोडाउन रेंट लूंगा, नहीं लूंगा। गोडाउन रेंट होता है गोडाउन में गुड्स पड़ा उसका किराया, इसका मतलब गुड्स पहुंच चुके हैं। इंश्योरेंस लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि वो गोडाउन के बाद लिखा है। अगर ये इंश्योरेंस गोडाउन से पहले होता तो मैं फिर भी मान सकता था ट्रांजिट का इंश्योरेंस है, रास्ते में डिस्ट्रॉय ना हो जाए। पर अभी मैं इसको नहीं लूंगा, विच मीन्स, क्या हुआ, ठीक है, विच मीन्स 5,000 का खर्चा है कितने यूनिट्स पे बच्चे, 5,000 यूनिट्स पे। तो आप मुझे बताइए 1,000 पे कितना है, तो भैया 1,06,000। कहिए साहब जी, क्लियर है। एंड प्लीज आप ये ध्यान रखिएगा कि मैं क्लोजिंग स्टॉक टिल गोडाउन पहुंचने से पहले के खर्चे ही लेता हूं। इंश्योरेंस गोडाउन से पहले होता तो मैं ले लेता, तो मैं 5,000 नहीं बोलता, मैं बोलता 10,000 का खर्चा। समझ रहे, बताइए यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए सर, इसके बाद हम क्या करते थे, ओ बेटे क्या करना है इसमें, इसके बाद आप प्रॉफिट और लॉस निकालते थे। तो आइए एक बार पहले इसको इस लेवल तक ही पहले क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर इसमें मैं ऑल्टरेशन करने का ट्राई करूंगा। सो टेक्निकली दिस इज 7,06,000। और जो आपका प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, कितना आ रहा है एक बार बताना। 7,06,000 माइनस 99,000। ठीक है जी। तो एक तो MCQ में आपको ऐसे आ सकता है कि बेचा
और ऐसे कुछ खर्चे दे देगा, प्रॉफिट निकालना है फटाफट, कि डेबिट पे आपने फटाफट, आपने रफ में क्या करा, डेबिट पे खर्चे लिख दिए, यहाँ पे इनकम लिख दी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालने को आ जाएगा, इनकम होगी, दो तीन खर्चे दे देगा, प्रॉफिट आ जाएगा। एमसीक्यू माने कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल बात है ये। ठीक है। लेकिन एक ऐसे हो सकता है कि बताओ कंसाइनी से कितना लेना देना है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कंसाइनी की बात करूं, तो भाई कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री को ही पोस्ट करना है। आपने एंट्री क्या डाली थी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कितने रुपए से, बाय कंसाइनमेंट, कि ये ले भाई तेरी कमीशन थी, तेरे को क्रेडिटर बना दिया। फिर उसने सर कुछ खर्चा भी करा था, कितने रुपए का, 20,000 का। 20,000 रुपए से फिर क्रेडिटर बना दिया, 20,000, 60,000, अरे सर बैड डेट भी हुए थे, 2,000 रुपए। ठीक है, इतने से मैंने उसे क्रेडिटर बनाया। एंड लेट मी टेल यू, आपको याद होगा जब मैंने आपको कराया था, तो मैंने ऐसे दिखाया था कि वो एडवांस भी देता था, कि मैं गुड्स क्यों भेजूं, तू पहले एडवांस भेज। ऐसे ही बता दो, अगर आप कंसाइनी हो, आपने मुझे एडवांस दिया 10,000 रुपए, मैं क्या एंट्री डालता, बैंक टू कंसाइनी। तो अगर बाय चांस कोई एडवांस आया होता, तो मैं यहाँ पर अभी के लिए तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन चाहे बाय बैंक होता या बाय बैंक बिल रिसीवेबल था, याद हो अगर आपको, तो मैं इसको एज एडवांस भी तो दिखा सकता था ना, अभी के लिए नहीं है। बट ये अगर कोई मुझे एडवांस देगा, तो मेरे लिए तो वो लाइबिलिटी बनेगी ना, तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, वो बंदा के पास कितने रुपए का सामान पड़ा है मेरा, 6 लाख, तो मैंने उसे डेटर बनाया था, एंट्री क्या थी, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, 6 लाख। और आपको बातों ही बातों में बता रहा हूं, आपको याद होगा कि मैंने बताया था, ये सारी जो कंसाइनी ने क्या बेचा, क्या खर्चा करा, क्या कमीशन, वो एक स्टेटमेंट देता था। स्टेटमेंट को क्या बोलते थे, अकाउंट सेल्स। याद है, अगर आप वो पहले वाले नोट्स भी देखो, उन्होंने लिखा है अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट दैट इज इशूड बाय द कंसाइनी टू द कंसाइनर। तो मैं दोबारा यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, ताकि आपको याद आना चाहिए क्या होता था, पता होना चाहिए। अकाउंट सेल्स होता था, ये एक स्टेटमेंट होती है that is prepared by consignee, and you can say सबमिटेड टू कंसाइनर। और क्या डिटेल होती है, कितने यूनिट्स मैंने रिसीव करे, कितने बेच दिए, कितनी कमीशन है, कितना मेरा खर्चा है, सारी बातें इसमें होती है। कहिए साहब। और अगर आपको ये बात क्लियर है, तो आपको ये समझ आना चाहिए, 6 लाख से डेटर बना, तो मैं उसे फोन करूंगा, भाई तेरे पास 6 लाख पड़े, कह रहे सर ये सारे डिडक्ट करके आपको दे देता हूँ पैसे, क्या दिक्कत वाली बात है। तो मैं यहाँ पर बाय बैंक भी लिख सकता हूँ, और अगर पैसे नहीं दे रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो 6 लाख में से ये कितना, 82,000 है, सो इट इज 5,18,000 इधर आई रिसीव, या वो मेरे डेटर्स का बैलेंस हो जाएगा क्लोज। कहिए क्लियर है बच्चे पहले यहां तक। सर पर हमारे एक दो लेजर और बनते थे सर, वो था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का क्या था भाई, तुमने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या डाली है, तुमने एंट्री डाली है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट कितने का था बच्चे, 6 लाख, 1,06,000। और क्लोजिंग स्टॉक को बंद कैसे करेंगे, अरे बेटे क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट होता है, तो ये कहाँ जाएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 1,06,000। ठीक है जी। इसके बाद एक लेजर बनेगा, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट सिर्फ एक बार यूज करा था, जब आपने गुड्स भेजे, कि कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय कंसाइनमेंट, कितने रुपए, हम्म क्या था, 5 लाख था, हाँ 5,000 गुड्स। ठीक है, ये डला। सर अब तो कुछ और बचा नहीं, हाँ तो बेटे इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते थे। तो ट्रेडिंग में कैसे दिखेगा, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट होता है कि इधर डेबिट साइड परचेज आता है, उधर क्या क्या सेल हुई, गुड सेंट गए। तो ये आपकी, आप इसे कह सकते हैं ट्रांसफर एंट्री, या इसको बैलेंसिंग फिगर बोल लो, लेकिन एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लेजर है आपका। कहिए साहब जी, क्लियर है यहाँ तक।
इनवॉइस प्राइस का झमेला यहीं डाल दूंगा अभी, ठीक है ना। यहां तक रजिस्टर्ड हो गया ना दिमाग में। अब ये तो एक लेवल पे पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब आप समझिएगा कि अगर कुछ लॉजिक्स हिला दिए जाएं, मैं ये सब चीजें इसलिए हटा रहा हूं ताकि फोकस आपका यहाँ से बिल्कुल हट जाए अभी। अब मैं आपको बोल रहा हूं यही क्वेश्चन है और इसी में अपग्रेड होनी है बस चीज, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट समझो, यही स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो ऐड ऑन है वो समझना। और वो ये है कि सर कंसाइनर ने कंसाइनी को अभी तक गुड्स किस पे भेजे थे बच्चे, ये जो अभी हमने करा, कहने से एट कॉस्ट, क्योंकि एक यूनिट कितने का था, 100 का, और मैंने 100 पे भेजा था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपको कह रहा हूं कि कंसाइनर ने कंसाइनी को अगर भेजा होता इनवॉइस प्राइस पे, एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवॉइस प्राइस? इट इज अ प्राइस एट विच गुड्स शुड बी सोल्ड। नॉट नेसेसरी आप बेच पाओगे नहीं बेच पाओगे, बट आपके हिसाब से इनवॉइस प्राइस क्या बोलना चाहिए? 150 रुपए। कितने का बिक रहा था ये? 150। तो मैं ये मान रहा हूं कि मैंने उसको जब भेजा तो मैंने क्या बोला, 150 का बेच। सही पे जो सही एस्टिमेट एग्जैक्टली स्टैंडर्ड जो एमआरपी जैसे लिखा होता है कितना बेचना है, ठीक है। तो दिस एट दिस प्राइस यू हैव टू सेल। अब तू हो सकता है उससे ज्यादा पे बेच दे तो तेरे को ओवर राइडिंग कमीशन दे दूंगा। कम पे बेच दे तो क्या करो भाई, अगर नहीं सामान बिक रहा हो कम पे बेच देंगे, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ा ना है। पर अभी के लिए सिंपल रखने के लिए कितने का बेच रहे हो आप, अभी बोला कितना मैंने, 150। अब जहां जहां चेंजेस होंगे मैं वो अंडरलाइन और बोल्ड करूंगा। सबसे पहला चेंज इसके अंदर ही आने वाला, और इसके अंदर क्या चेंज आएगा कि अब आप गुड्स को कॉस्ट पे नहीं भेजोगे, आप गुड्स को 5,000 इंटू 150 में, तो इनवॉइस प्राइस पे दिखाया जाए, विच मीन्स कि अभी आपका कितने रुपए आ जाएगा, 7.5 लाख। सबसे पहली चीज। अब आप मुझे बताइए, लॉजिकली सोच के दिखाओ, कहने से दिस इज माई डेबिट साइड, और अगर मैं ये सारा बेच भी दूं, मान लो मैंने 5,000 बेच दिया होता, तो भी तो यहाँ पे 7.5 लाख ही आता। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये? कंसर्न में तो प्रॉफिट निकालना होता है। लेकिन अगर मैं खर्चा भी सेल पर रिकॉर्ड कर दूंगा तो भाई तो प्रॉफिट ही निकलेगा। आप मुझे बताओ आपको कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही? कह सकता हूँ 2.5 लाख से। डू यू थिंक इट्स लॉजिकल टू शो इट एट इनवॉइस प्राइस? नो। गुड्स तो कॉस्ट पे ही होते हैं ना सर, तभी तो मैं उसको सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट निकालूं, ठीक है। तो आपने पर इसको किस पे दिखा दिया बच्चे? आपने दिखा दिया इनवॉइस प्राइस पर। तो आप इसका काउंटर डालोगे और यहां पे लिखोगे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 5,000 यूनिट्स पे कितने रुपए से प्रॉब्लम हो रही है आपको, 50, 2.5 लाख। एंड व्हेन यू सी आपका इन दोनों का नेट इफेक्ट तो वही चल रहा है ना जो पहले चल रहा था। समझ रहे हो, कुछ चेंज नहीं करा मैंने। यानी कि अभी भी प्रॉफिट क्या मैं कह सकता हूं मेरा इंटैक्ट है, बिल्कुल इंटैक्ट है। मैंने यहां 2.5 बढ़ाया यहां 2.5 बढ़ाया, बात तो वही आ जाएगी। नेट इफेक्ट तो 5 लाख ही पड़ रहा है ना बच्चे। अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है, एक इम्पैक्ट ये आता है। इसका मतलब मैंने दूसरी एंट्री क्या डाली है बताओगे? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। मैडम एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 7.5 लाख है, 7.5 lakhs, ठीक है, टेक्निकली व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, एंड इन टोटालिटी 5 lakhs। पर मैं कितनी कॉस्ट दिखा रहा हूं, तो मैं कितनी ज्यादा दिखा रहा हूं, 2.5 लाख, जो कि सही नहीं है। गुड्स की कॉस्ट दिखाऊंगा तो ही तो सेल से कंपेयर कर सकता हूं जिंदगी में। तो जितना भी ज्यादा था वो मैंने यहां लिख दिया, तो नेट वैल्यू तो 5 ही आ रही है ना अभी भी। समझ रहे हो? सो बेसिकली हो कुछ नहीं रहा। ये वैल्यू अगर मैं इन्फ्लेट कर रहा हूं तो मैं काउंटर क्रेडिट साइड को भी इन्फ्लेट कर दिया। कॉस्ट और इनवॉइस में डिफरेंस आ जाएगा। मार्जिन ही है एग्जैक्टली, ठीक है। ये अगर मैं देखो बोलूं, ये कैसे निकला है, ये 50 कैसे निकला, 150 माइनस, दैट इज इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट। तो मैंने कुछ नहीं करा है,
ये इनवॉइस प्राइस पे था, ये जितना इन्फ्लेटेड है मैंने वो यहां लिख दिया, और कोई चेंज नहीं आया अभी तक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग सर, जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं तो यूनिट्स तो मेरे उतने ही बचेंगे, ठीक है। अब सवाल ये सर, आपने यहाँ पे 100 रुपए से मल्टीप्लाई करा, 100 रुपए तो कॉस्ट है, तो क्या मैं 100 से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 150 से। जिससे क्या होगा, 1.5 लाख रुपए आ जाए। पहले क्या वैल्यू आ रही थी? 1 लाख, वो नहीं आएगी, 1.5 लाख आएगी। और ऐसा करने से कहने से ये 1,56,000 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इस खर्चे से प्रॉब्लम हो रही है? ये तो वैसे का वैसा है। इस खर्चे से हो रही है, ये तो वैसे का वैसा है। यहां दिक्कत आ रही है सर, कॉस्ट की जगह आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट की जगह आपने किस पे दिखा दिया? इनवॉइस प्राइस पर। कितने रुपए से दिक्कत आ रही है आपको? 50,000 से। तो क्यों परेशान हो रहे हो भाई? यहां लिख दो ना, टू स्टॉक रिजर्व। और आप कह सकते हो, सीधा भी लिख सकते हो, नहीं तो 1,000 ये यूनिट्स हैं, और जितना आपका मार्जिन है दैट इज 50,000। यानी कि जो मैंने, कुछ ना कुछ हो ही रहा है आपके साथ जैसे। क्या हुआ, बुआ का फोन है? मम्मी का है? नहीं, कर लो बात कर लो। आगे से ऊपर वाली क्लास में तुमको तो बाहर खड़े नहीं होने दूंगा। ठीक है, मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं? तो अगर आप देखोगे, ये मैंने परचेज कॉस्ट बढ़ाया और ये मैंने स्टॉक वैल्यू बढ़ाया। एंड इफ यू सी टेक्निकली, मैंने क्या करा भाई, ये इन्फ्लेट करा, नलिफाई कर दिया, ये इन्फ्लेट करा, नलिफाई कर दिया, वो प्रॉफिट तो यही आएगा, दिमाग के लगाने में। यानी कि अगर पेपर में इनवॉइस पर हो, अगर लेट सपोज, और अगर तुम फिर भी कॉस्ट में स्ट्रांग हो, प्रॉफिट सेम आता है जी। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये होता है बस। अब इसका फर्दर एडवांस्ड अब चीज क्या होती है, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा अगर यही क्वेश्चन था ऐसे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आएगा बच्चों। आप मुझे बताइए, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? ठीक है, तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक, एंड ऐसा मत सोचना है कि एमसीक्यू में नहीं होंगे, होंगे बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट कितना? 1,56,000। दैट मीन्स आपका कैरेट डाउन कितना आ रहा होगा? 1,56,000। ये भी अपने में गलत बात है, जब मेरा एसेट 1,06,000 का है, 1,56,000 क्यों दिख रहा है? लेकिन आप समझो, हमने एक और लेजर खोला था अभी अभी। एग्जैक्टली exactly. तो जो स्टॉक रिजर्व है ना, वो मार्जिन के ऊपर ही तो है। और अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कंसाइनमेंट 50,000। और इसको आप कैरेट डाउन भी कितना दिखा दोगे? 50,000। सर इससे क्या ही हो गया? इससे पता है क्या हुआ? जो तुम्हारी जिंदगी में बैलेंस शीट है, अगर तुम समझो कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिख रहा होगा, 1,56,000, और बेटे स्टॉक रिजर्व तो क्रेडिट उस तरफ, आई मीन डेबिट बैक, तो ये तो लाइबिलिटी साइड पे जाएगा ना। तो मैं इसको बस यहां से ऐसे दिखाता हूं, लेस स्टॉक रिजर्व 50,000, और 1,06,000 फिर आ जाता है, बिकॉज कॉस्ट पे ही दिखना चाहिए। यहां तक क्लियर है पहले? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो आखिरी बात बच्चे, आप मुझे बताइएगा, जो तुमने अगर इनवॉइस प्राइस पे भेजा था, तो तुमने एंट्री क्या डाली थी? कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए? 7.5 लाख। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 7.5 लाख? ठीक है जी। लेकिन अब भूलिएगा नहीं, मैंने इमीडिएट काउंटर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट कर दिया था। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में टू कंसाइनमेंट कितने रुपए बच्चे? 2.5 लाख। तो दोबारा से ट्रेडिंग में जो जा रहा है
वो तो 5 लाख ही जा रहा, समझ रहे हो, वो तो 5 लाख ही जा रहा। तो इनवॉइस प्राइस होने से आपको समझ आना चाहिए कहाँ पे इम्पैक्ट, इससे ज्यादा कहीं इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज के अंदर इनवॉइस प्राइस का लेना, वो हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, क्या टाइम हो गया अभी, 3 4 हो गया, हाँ बस है ना ये वाला एक बार। ठीक है, 5 मिनट में बस। ठीक, ठीक है। सो बेसिकली आप समझो, इनवॉइस के अंदर आप गुड्स को ज्यादा दिखाते हो और काउंटर कर देते हो। भाई स्टॉक भी निकाल लेना, पेपर में पूरा एमसीक्यू आ जाएगा इनवॉइस और वो बोलेगा स्टॉक रिजर्व कितने का है। तो अगर जब तक ये पूरी कहानी नहीं पता तब तक कुछ ऐसे नहीं बन सकती चीजें। आप ये मत सोचो कि बस आपने एमसीक्यू हैंडल कर लिया तो हो जाएगा। तो 100 अगर हमने कॉस्ट ले लिया हमारी कॉस्ट ले और डिफरेंस होगा ना डिफरेंस ही, स्टॉक। एग्जैक्टली। मतलब वो यूनिट्स तो तेरे 1000 ही हैं, लेकिन बस तूने यहाँ पे 100 की जगह क्या कर दिया था, 150। तो बस वो जो एक्स्ट्रा करा तूने उसको काउंटर बस काट दिया बस मैंने दूसरी जगह। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो मेरे हिसाब से आप एक बार इसको, जैसे मैंने पूरा इनवॉइस पे सॉल्व कर दिया है, समझ रहे हो, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जो बचा हुआ है दैट इज एबनॉर्मल वेस्टेज है बस। हाँ हाँ, ठीक है, एबनॉर्मल वेस्टेज और वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में और एमसीक्यूज हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ एक सेकंड। एक चीज पूछ रही थी, जैसे इसके अंदर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द तो सर गुड कैसे निकालें? इंट्रोड्यूस बंसक शेयर के अंदर ही आ रहा है। अच्छा, गुडविल कैसे निकालेंगे, नहीं हुआ कंफ्यूज कर रहा है भाई। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, ठीक है क्लियर है बच्चे, एक बार इसका फोटो खींचोगे। यार ये ना फाइल, चल मैं भेज देता हूँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये था, तो वो तो बढ़ लिया वो अच्छी आईपी वाला चाहिए बस ये कंसाइनमेंट का। ये वाला उसका आईफोन है किसी का, एयर ड्रॉप ऑन कर ले एक बार। मान्य जी का आ गया, तो नकली है क्या भाई। नहीं मैंने वो अवेलेबल नहीं किया हुआ ना इसलिए नहीं आ रहा मान्य जी का आ गया, ग्रुप में भेज देना बच्चे। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से इतने तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी अभी ना घर जाके कंसाइनमेंट प्रैक्टिस कर लेना। जो क्वेश्चन में अटक रहे हो ग्रुप पे भेजते रहो। एक वैसे भी एड ऑन होगा, ऐसे मत सोचो कि सारी चीजें रिसीव करोगे तो होगा, अटको। और अब सिर्फ एबनॉर्मल वेस्टेज पे आप अटक सकते हो, या ओवर राइडिंग कमीशन वो होगा तो ऐसे भी देख लेंगे। पर एक क्लास और कंसाइनमेंट की रखूंगा। एमसी को क्या बड़े कुछ कर यार मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन बड़े वाले कर लो, जो जैसे मैंने जो वो वाली फाइल भेजी थी ना उससे कर लोगे तो सही है। ठीक है दोस्त, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।